HPTGT कमीशन एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 40 होगी। पिछले 39 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज़ हों, क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखना, इसलिए नहीं कि आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को इसलिए अंत तक देखना कि आप खुद को चेक कर सकें कि जो भी आपने पिछले 1 साल से या फिर 5 महीने से पढ़ा है उसमें से आपको कितना आता है और कितना नहीं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है। निम्न में से कौन सा आयाम HDI के अंतर्गत आता है? व्हाट इज़ HDI? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें यह चीज़ देखी जाती है कि कोई भी देश है तो उसके जो लोग हैं कितने ज़्यादा डेवलप्ड हैं। इसमें मुख्य रूप से महिलाएं देखी जाती हैं कितनी सशक्त हैं, जो भी निचले तबके के लोग हैं वो देखे जाते हैं कि कितने स्ट्रॉन्ग हैं, लोगों का रहने का स्टाइल देखा जाता है, उनकी शिक्षा देखी जाती है कि उनका लेवल क्या है। तो ओबियसली डी इज़ राइट आंसर, यानी कि पहला जो है एक लंबा और स्वस्थ जीवन, बिल्कुल सही है। उसके बाद शिक्षा सूचकांक, ये भी सही है। उसके बाद जीवन जीने का एक सभ्य मानक। ऐसा नहीं कि आप झोंपड़पट्टियों में रह रहे हैं या फिर आपका जीवन जीने का जो स्तर है बिल्कुल लो है, तो ये चीज़ें भी इसमें ऑब्ज़र्व की जाती हैं। चलो कमेंट करके ज़रा बता दो HDI में रैंकिंग क्या है इंडिया की, क्योंकि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं कि सर करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें। दोस्तों पेड ग्रेस जो है उसमें सब कुछ अवेलेबल है, चाहे करंट अफेयर्स की बात करूँ, HPGK की बात करूँ, या फिर मैं बात करूँ सोशल स्टडीज़ की, हिंदी की, इंग्लिश की, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी या पेडागोजी की। तो शॉर्ट क्रैश कोर्स चल रहा है, कम समय में कैसे तैयारी करें, ज़रूर व्हाट्सएप करिएगा। उसके बाद दोस्तों पहले G20 लीडर्स समिट का आयोजन कब किया गया था? तो G20 जो है बेसिकली 20 देशों का एक समूह है जिसमें बढ़िया से बढ़िया देश भी आपको देखने को मिलेंगे और घातक से घातक देश भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो भारत भी इसका हिस्सा है और G20 लीडर्स समिट जो है पहली बार आयोजित की गई थी 2008 में, और G20 की स्थापना हुई थी 1999 में। लेकिन इस तरह की कोई बैठक नहीं हुई थी, समिट नहीं हुई थी। बैठक का मतलब ये होता है बेसिकली जो भी 20 देश हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव्स एक जगह पे इकट्ठे होते हैं और विभिन्न मुद्दों के ऊपर बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डैश देशों का एक संगठन है। तो यहाँ पे आपको संख्या पता होनी चाहिए कितने देश इसमें शामिल हैं। और आप सभी के लिए होमवर्क भी दे रहा हूँ, ठीक है। जो भी होमवर्क देता हूँ उसे अच्छे से करो, अदरवाइज़ फिर टीचर बनने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप आगे जाके बच्चों को होमवर्क देंगे, अगर खुद ही नहीं कर रहे हो तो उनको क्या करवाएंगे आप फिर। सबसे पहले तो आपको ये अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है कि IMF है क्या। उसके बाद आपको कमेंट करके ये बताना है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। साथ में आपको ये देखना है इसके चेयरमैन कौन है, और तीसरी बात आपको देखनी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। और देश मैं बता रहा हूँ इंक्लूडिंग इंडिया। यहाँ पे दोस्तों 189 देश हैं इसके हिस्से में, तो बी इज़ राइट आंसर। भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? अब मैं ट्रंप की बात करूं जो USA का राष्ट्रपति है इस समय, तो उसके चुनाव आने वाले हैं। तो कंपैरिजन हमेशा होता ही रहता है कि भारत में क्या प्रक्रिया है चुनाव की और USA में क्या है। तो USA में तो आपको पता ही है रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे प्रधानमंत्री बनते हैं वहाँ प्रेसिडेंट बनते हैं। लेकिन इंडिया में प्रेसिडेंट जो होते हैं उनका कुछ अलग तरीका होता है चुनाव का। तो वो क्या होता है इसमें दोस्तों, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि एकल हस्तांतरणीय मत यहाँ पे देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है, एक लिस्ट दी जाती है, जो भी MLAs वगैरह होते हैं या फिर जो भी MPs होते हैं उनको बता दिया जाता है कि सपोज करो 5 सदस्य खड़े हुए हैं प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए, तो पांचों में प्रायोरिटी देनी होती है कि पहले स्थान पर किसे प्रायोरिटी दे रहे हो, दूसरे पर किसे, तीसरे पर किसे। तो जिसको सबसे ज़्यादा पहले स्थान पर प्रायोरिटी मिलती है उस उम्मीदवार को जिता दिया जाता है और वही राष्ट्रपति बन जाता है। इसको अच्छे से देखो। अब यहाँ पे दोस्तों आपके सामने 3 घटनाएं हैं आधुनिक इतिहास की, और आपको पता होना चाहिए कि इनका क्रम क्या है। सबसे पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट
कब हुआ था? 1920 में। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में। चोरी चोरा, जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो 1922 में ही ये घटित हो गया था। तो ऑब्वियसली पहले पर ये, दूसरे पर ये, तीसरे पर ये। तो सही आंसर जो है दोस्तों इसका वो है 1, 3, 2। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में कालाहारी रेगिस्तान है? दोस्तों जो भी पर्वत हैं, अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं, जो भी रेगिस्तान हैं, जो भी समुद्र हैं, इनको अच्छे से देखना, एक क्वेश्चन पक्का होता है। और रेगिस्तानों की बात करूं तो सहारा रेगिस्तान जो है सबसे बड़ा है पूरी दुनिया में। ठीक है, अफ्रीका में है। और भारत का थार सबसे बड़ा मरुस्थल है जो कि राजस्थान में है। कालाहारी रेगिस्तान भी काफ़ी फेमस है, जो कि दोस्तों आपको देखने को मिलता है बोत्सवाना में। तो ये कंट्री है इम्पोर्टेंट। अगर इसके बारे में ज़रा भी नॉलेज हो तो कमेंट करके बता देना, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ बाकी स्टूडेंट्स अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। किस सुल्तान ने खुद को दूसरा सिकंदर या फिर सिकंदरे सनी के रूप में वर्णित किया था? द सेकेंड अलेक्जेंडर। फर्स्ट तो आपको पता ही है, ग्रीक की थे ये। ठीक है। और दूसरे, अगर भारत की बात करूं, जो खुद को बोलता था कि मैं दूसरा सिकंदर हूं, तो नाम आपने सुना ही होगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगर इनका नाम नहीं सुना है तो ऑब्वियसली आप जो मध्यकालीन भारत है उसको देखते भी नहीं हैं। बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। और पद्मावत मूवी जो है उसमें तो फिर काफ़ी कुछ इनके बारे में बताया गया है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ग्रैंड ट्रंक रोड आप बोलते हैं जीडी रोड। तो ये जो जीटी रोड है दोस्तों, ये बेसिकली किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? और बेसिकली ये कोलकाता, दिल्ली, लाहौर, पाकिस्तान, ये चीज़ें आपको इसमें कवर होती दिखेंगी। तो काफ़ी बड़ा और शक्तिशाली ये रोड था उस समय, सारा व्यापार वगैरह यहीं से होता था। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। ये जो जीटी रोड है इसकी स्थापना करवाई गई थी शेरशाह सूरी के समय में। और शेरशाह सूरी ये वही है जिसने हुमायूं को हराया था और मुग़ल सत्ता को उखाड़ फेंका था। हालांकि मुग़ल सत्ता दोबारा फिर से स्थापित हो गई थी भारत में, और फिर आपको पता ही है बाद में क्या हुआ, कितने लंबे समय तक चली। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली महिला रजिया सुल्तान किस सुल्तान की बेटी थी? इतिहास में भारत के ऐसा पहली बार हुआ था दोस्तों, अगर कोई महिला जो पूरी सल्तनत में सबसे पावरफुल बन जाए। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि मध्यकालीन इतिहास ऐसा है, हालांकि प्राचीन इतिहास में कहीं कहीं हमें महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। हालांकि इसको भी हम बिल्कुल उस तरीके से नहीं देखेंगे कि बिल्कुल आगे थी महिलाएं, लेकिन मध्यकालीन इतिहास में महिलाओं की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी थी कि हर एक इतिहासकार काला समय बोलता है महिलाओं का मध्यकालीन इतिहास को। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक महिला रजिया सुल्तान आपको देखने को मिली थी जिसने पूरी सल्तनत को झुका दिया था और शासन किया था। तो बेसिकली रजिया सुल्तान जो हैं ये पुत्री आप कहेंगे किसकी? इल्तुतमिश। ठीक है, लखबख्श इन्हें बोला जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद, गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो काफ़ी चर्चा में रहता है, ये भी एग्जाम्स में यही क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पे है ये। तो गोल गुंबद जो है ये दोस्तों सबसे बड़ा गुंबद है पूरी दुनिया में और देखने को मिलता है बीजापुर में। क्या कमेंट करके बता सकते हैं आप कि ये जो गोल गुंबज है इसकी स्थापना किस शासक के द्वारा करवाई गई थी? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दोस्तों दो तरीके से क्वेश्चन बनता है। एक तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि पोलो खेलते समय किस दिल्ली सुल्तान की दुर्घटना वश मृत्यु हो गई थी, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के किस शासक की मृत्यु हुई थी। तो दोनों मैं आपको बताऊंगा, आपके डाउट्स भी इसी में रहते होंगे। तो पोलो खेल रहा था शासक, घोड़े के ऊपर बैठा था, घोड़े से नीचे गिरा और इसकी मृत्यु हो गई। तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश की स्थापना इसी ने की थी, क्योंकि मोहम्मद गोरी जो है उसने इसको ही सत्ता थमाई थी जब 1192 ईस्वी में
यहाँ पे शासन उसने अपना शुरू किया था। और उसके बाद दोस्तों हुमायूं, नाम आपने सुना ही होगा, बाबर का पुत्र। उसी के समय में शेरशाह सूरी ने कब्जा कर लिया था भारत के ऊपर, तो वह पुस्तकालय से गिरा था और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो अकबर उस समय काफ़ी छोटा था एंड सो ऑन, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब अकबर का नाम लिया और अकबर आ गया। गुजरात में खानदेश पर विजय प्राप्त करने के लिए अकबर ने निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण करवाया था, यानी कि विजय प्राप्त की खानदेश के ऊपर जो कि गुजरात में था, और एक काफ़ी महत्वपूर्ण इमारत का निर्माण करवाया था, या फिर दरवाज़ा आप कह सकते हैं। तो ये था दोस्तों बुलंद दरवाज़ा, ठीक है। और इसकी स्थापना 1601 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करता हूँ ताकि आपका क्वेश्चन ना छूटे। कुबैत उल इस्लाम, ये मस्जिद है दोस्तों, काफ़ी पुरानी और काफ़ी फेमस। तो किसके द्वारा ये बनवाई गई थी? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, कुबैत उल इस्लाम मस्जिद जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी, ठीक है। और कुतुब मीनार जो है इसके बारे में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो नींव तो इसी ने रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन कंप्लीट करवाई थी इल्तुतमिश ने। तो इसको भी देखना अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग पंजाब और हरियाणा के अलग राज्य के रूप में गठन से संबंधित है? तो पंजाब को काटा गया था उस समय और हरियाणा जो है ये बनाया गया था। हालांकि फिर नवंबर दिसंबर में जाके हिमाचल के कुछ एक जो ज़िले हैं, फॉर एग्जांपल कांगड़ा, शिमला एंड सोन, इन्हें भी काटा गया था। फिर भी हम बात करें हैं यहाँ पे हरियाणा की, तो दोस्तों कौन सा यहाँ पे कमीशन था जिसने ये सब कुछ डिसाइड किया था? आयोग कौन सा था? बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, इस आयोग को बोला जाता है शाह आयोग, ठीक है। और जेसी शाह इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और हुक्म सिंह कमेटी जो है इसकी रिकमेंडेशंस पर ये सब कुछ हुआ था। तो 23 अप्रैल 1966 को ये रिकमेंडेशंस आई थी, फिर जेसी शाह आयोग बना एंड सो ऑन। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, काफ़ी सारे थे इस षड्यंत्र में, ठीक है। और पकड़े भी गए थे ये बाद में, तो इनको फांसी वगैरह दी गई थी। तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस 1925, लखनऊ के पास काकोरी में जो खजाना था अंग्रेज़ों का ट्रेन में लूटने वाले थे, लेकिन किसी ने खबर दे दी और कुछ एक घटनाएं ऐसी हुई जो इनके पक्ष में नहीं गई और पकड़े गए। तो राम प्रसाद बिस्मिल उनमें से एक हैं, याद रखना अच्छे से। केप ऑफ गुड होप की खोज किसके द्वारा की गई थी? केप ऑफ गुड होप जो अफ्रीका है उससे नीचे से होकर के भारत की तरफ आने वाला रास्ता है, ठीक है। तो केप ऑफ गुड होप की स्थापना की गई थी या फिर खोज की गई थी किसके द्वारा? बार्टोलोम्यू डायस के द्वारा, ठीक है। किस मुगल सम्राट ने सिजदा की पुरानी परंपरा को तोड़ दिया था? अब ऐसा नहीं है कि ये काफ़ी अच्छा काम किया था कि इसने कोई पुरानी परंपरा तोड़ दी अब सबके लिए अच्छा होगा, नहीं। इसने 2 परंपराएं और जोड़ी थी और इसको पुरानी को ख़त्म किया था। सिजदा आप कह सकते हैं कि एक स्टेटस होता था किसी भी राजा का या किसी व्यक्ति का कि वो कितना हाई लेवल का है, ठीक है। तो उसका सम्मान वगैरह इसमें देखा जाता था। और जब दोस्तों यहाँ पे आपको कौन देखने को मिला? शाहजहाँ। शाहजहाँ वही है जिसने ताजमहल बनवाया, मोती मस्जिद एंड सोन। तो दोस्तों ये जो सिजदा है इसे रिप्लेस किया गया किसके साथ? चहर तस्लीम और जमीन बोस। इसमें क्या था कि ज़मीन को चूमा जाता था शासक के सामने जब कोई व्यक्ति आता था। तो इसको अच्छे से देखना, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। चहर तस्लीम और जमीन बोस किसने शुरू किया था? तो शाहजहाँ। ऋग्वैदिक काल के दौरान निस्का एक आभूषण था, तो ये गहना हुआ करता था निस्का। और कहाँ पे इस गहने को पहनते थे? याद रखना, निस्का जो है ये नेकलेस हम बोल सकते हैं क्योंकि गर्दन में इसे पहना जाता था। तो निस्का नेकलेस, याद रखना,
इम्पोर्टेंट है ये। अब दोस्तों यहाँ पे नदियाँ दी गई हैं, ये टफ क्वेश्चन है, हाई लेवल एग्जाम्स के लिए है। माफ़ी चाहता हूँ इस वीडियो में अगर ऐड कर दिया है और आपको समझ नहीं आएगा तो अच्छे से रिवीजन करना। इस समय की नदियाँ जो हैं उनको दोस्तों ऋग्वैदिक काल में क्या बोला जाता था, तो यहाँ पे गोमल है, इसको क्या बोला जाता था, मतलब ऋग्वैदिक काल के नाम है ये। उसके बाद सुबास्तु, उसके बाद दृश्यवती। तो ये जो दोस्तों गोमाल है ये गोमती नदी के लिए इस्तेमाल होता था। नाम से काफ़ी सेम है, आपको लग जाएगा पता। कुर्मू, कुर्रम, ठीक है, सुबास्तु, स्वात और दृशावती, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला जो है दृशावती, घग्गर। तो इस तरीके से देखो इम्पोर्टेंट हैं ये। आई थिंक ये जो नदियां हैं गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, बाकी देख लेना। और सही आंसर जो है दोस्तों बी है, 1 2 3 4 बिल्कुल सही तरीके से ये ऊपर दी गई हैं। कविराज का शीर्षक किसे प्राप्त था, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। कविराज का शीर्षक जो है दोस्तों समुद्रगुप्त को प्राप्त था। समुद्रगुप्त काफ़ी शक्तिशाली थे, ठीक है, और बीणा वगैरह भी बजाते थे, काफ़ी टैलेंटेड थे। तो ए इज़ राइट आंसर। बाकी दोस्तों पेड क्रैश कोर्स की जानकारी आप व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो की फ्री PDF फाइल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।